नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल। जी हाँ, तो बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24। जी हाँ, तो 2023-24 का द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज जिसमें हम आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जी हाँ, तो जिसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और ये वॉल्यूम 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। वॉल्यूम 1 हमने कर रखा है। जी हाँ, तो वॉल्यूम 1 हमने कर रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारा का सारा वीडियो का लिंक भी दे दिया। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके सारे के सारे वीडियोज को देख सकते हैं। जी हाँ, तो देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है इसमें हम 75, जी हाँ, तो 75 जीके और जीएस का क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं जो कि आपके बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो बढ़ेंगे आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो देखिए दोस्तों, आज का जो सेट है, जी हाँ, तो आज का जो सेट है वो कौन सा सेट है? सेट नंबर 4 है। क्या है? सेट नंबर 4 यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। तो हम लोग चलेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 2024, ध्यान दीजिएगा, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित किया जाने वाला है? तो ये जो है आपके फ्रांस में आयोजित किया जाने वाला। कहाँ आयोजित किया जाने वाला है? फ्रांस में आयोजित किया जाने वाला है। अगर इसी प्रकार से बात किया जाए कि 2034, ध्यान दीजिएगा कि 2034 में फीफा विश्व कप, कौन सा विश्व कप? फीफा विश्व कप जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? सऊदी अरब में जो है ये आयोजित किया जाएगा। अगर बात किया जाए कि 2024 का G20, ध्यान दीजिएगा, 2024 का G20 का जो मेजबानी है वो किस देश को सौंपा गया है? तो ये जो है ब्राजील को सौंपा गया है। किससे सौंपा गया है? ब्राजील को सौंपा गया है। अगर बात किया जाए कि 2030 में, जी हाँ, तो 2030 में जो है वो किसे सौंपा गया है? तो 2030 में कतर को, किसे? कतर को। और 2034 में जो है सऊदी अरेबिया को जो है क्या किया गया? एशियाई खेल की मेजबानी सौंपी गई है। क्या? एशियाई खेल की मेजबानी सौंपी गई है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? तो फैराडे पदक किससे सम्मानित किन्हें किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आरोग्य स्वामी पाल राज को। जी हाँ, तो आरोग्य स्वामी पाल राज को जो है क्या किया गया है? इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर बात किया जाए सुधा मूर्ति की, किसकी? सुधा मूर्ति की, तो इन्हें जो है आपके कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा, जी हाँ, तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। क्या किया गया है? ग्लोबल इंडिया 2023 से सम्मानित किया गया। अगर बात किया जाए स्वाति नायक की, तो स्वाति नायक को जो है ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मन ई बोरलॉग, कौन सा? नॉर्मन ई बॉरलॉग पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया है। अगर बात किया जाए मीरा चंद की, किनकी? मीरा चंद की, तो मीरा चंद को जो है सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका, जी हाँ, तो सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका के लिए इन्हें जो है क्या कल्चरल मेडियन से सम्मानित किया गया। क्या किया गया है? कल्चरल मेडिलियन, ध्यान दीजिएगा, कल्चरल मेडलियन पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक, ध्यान दीजिएगा, राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरा होने का जश्न मनाया है? तो किस देश के साथ? तो इसका राइट आंसर जो है कोरिया गणराज्य के साथ 50 साल
अपने राजनीतिक संबंध को पूरा होने की खुशी में जो है जश्न मनाया, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है, तो कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति जो है वो श्री, ध्यान दीजिएगा, श्री यू, ध्यान दीजिएगा कि क्या है, श्री यू सुक ये योल है। क्या है, ये योल जो है कोरिया गणराज्य के क्या हो जाते हैं, आपके राष्ट्रपति हो जाता है। अगला प्रश्न है सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या जो है वो कितनी है, वर्तमान में 8 है। कितनी है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 8 हो जाती है। अगर बात किया जाए सार्क, जी ध्यान दीजिएगा कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सार्क का फुल फॉर्म जो है द साउथ, ध्यान दीजिएगा, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। क्या होता है आपका, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगर बात किया जाए सार्क का, ध्यान दीजिएगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में जो है इसका मुख्यालय हो जाता है। सार्क की स्थापना जो है कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना जो है आपको ध्यान दीजिएगा 8 दिसंबर, ध्यान दीजिए 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, सार्क की स्थापना हुई थी। अगर इसके देशों की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सा देश हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारा इंडिया है। क्या है, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद क्या हो जाता है बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, और एक है आपका अफगानिस्तान। ये 8 देश जो है क्या है, सार्क के सदस्य देश हो जाते हैं। सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1995 में, कहाँ, 1995 में जो है ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में जो है 1985 में, सॉरी 1995 नहीं, 1985 में जो है पहला सम्मेलन जो है आपके ढाका में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार, जी हाँ, तो पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा, ध्यान दीजिएगा, राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल खेल अवार्ड प्राप्त कर लिया है। तो किसने प्राप्त किया है, इसे जो है महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है, महाराष्ट्र ने जो है प्राप्त किया है। 1994 के बाद पहली बार जो है 2023 में जो है इसे प्राप्त किया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात किया जाए अपना टोक्यो ओलंपिक में, किसमें, टोक्यो ओलंपिक, ध्यान दीजिए, टोक्यो ओलंपिक ने जो भारत ने जो है कितने कितने पदक जीते हैं, तो 80 स्वर्ण पदक जीते। कितने, 80 आपके गोल्ड मेडल हो जाएगा, और 69 रजत पदक, क्या हो जाएगा, रजत पदक हो जाएगा, और 79 जो है आपको कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य पदक जीता, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तुम्हारा अगले प्रश्न में कहा जा रहा है डुरंड रेखा किन दो देशों के को विभाजित करके। तो डुरंड रेखा की अगर बात किया जाए तो डुरंड रेखा जो है आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के विभाजन से पहले ये रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। क्या थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। अगर बात किया जाए कि अगर बात किया जाए कि मैक मोहन रेखा, कौन सी रेखा, मैक मोहन रेखा जो है किन देशों के बीच में है, तो ये जो है भारत और किसके, भारत और चीन के बीच जो है मैक मोहन रेखा हो जाती है। रेड क्लिफ, ध्यान दीजिएगा, रेड क्लिफ रेखा जो है किन देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा हो जाती है। हिंडनबर्ग रेखा, ध्यान दीजिएगा, हिंडन वर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है, तो हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाता है। अगर बात किया जाए 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। क्या है, दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। ध्यान दीजिएगा मैगी नॉट रेखा, कौन सी रेखा, मैगी नॉट रेखा जो है किन दो देशों के बीच है, तो जर्मनी, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगी नॉट रेखा हो जाती है। 49वीं समांतर रेखा, क्या, 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। क्या है, यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा होता है, हो जाता है मैन रहीम रेखा। क्या,
ध्यान दीजिएगा, मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच जो है मैन रहीम रेखा हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी की अगर बात किया जाए तो ये जो है आपका चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में जो है फॉरबिडन सिटी स्थित हो जाती है। और फॉरबिडन सिटी को जो है लहासा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लहासा भी जो है फॉरबिडन सिटी को कहा जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। तो किससे संबंधित है त्रिवेंद्रम? तो ये जो है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से ये संबंधित हो जाता है त्रिवेंद्रम। जी हाँ, तो त्रिवेंद्रम संबंधित हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान की बात की जाए तो व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में जो है व्यास सम्मान दिया जाता है। अगर बात की जाए व्यास सम्मान की शुरुआत, तो व्यास सम्मान की शुरुआत जो है 1991 में हुई है। किस में आई है? हुई है 1991 में जो है आपको इसकी शुरुआत हुई है। और इसकी शुरुआत करने वाले जो थे वो के बिरला फाउंडेशन थे। क्या थे? के बिरला फाउंडेशन जो है इसके शुरुआत करने वाले थे। अगर बात किया जाए कि 2023 में, ध्यान दीजिएगा कि 2023 में जो है व्यास सम्मान किन्हें दिया गया है? तो 2023 में जो है पुष्पा भारती को, किसे? पुष्पा भारती को जो है क्या दिया गया है? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए खेल के क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। क्या कहता है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है दिया जाता है, जिनका मूल नाम जो है अर्जुन पुरस्कार, जिसे जो है राजीव गांधी खेल रत्न भी नाम था, उसे बदल करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। अगर बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अगर बात किया जाए मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर जो है 1969 में। कब? 1969 में जो है मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि अ, अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो भारत का स्थान जो है इसमें 8वां है। कौन सा स्थान भारत का है? 8वां स्थान हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो अगले क्वेश्चन में हमारा जो है बोला जा रहा है भारतीय, ध्यान दीजिए, पोर्टो नोवा, ध्यान दीजिएगा, पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी हो जाती है? तो पोर्टो नोवा, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोर्टो नोवा किस देश की राजधानी हो जाती है? तो पोर्टो नोवा जो है वेनिन, ध्यान दीजिएगा, वेनिन की राजधानी जो है पोर्टो नोवा हो जाती है। क्या हो जाती है? वेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा हो जाती है। अगर बात की जाए लाइबेरिया की राजधानी कहाँ होती है? लाइबेरिया की राजधानी जो है मोनोरोबिया हो जाता है। क्या होता है? ध्यान दीजिए, मोनोरोबिया। क्या? मोनोरोबिया जो है लाइबेरिया की राजधानी होता है। अगर बात किया जाए अंगोला की राजधानी, तो अंगोला की राजधानी जो है लुआंडा हो जाता है। क्या होता है? लुआंडा जो है वो अंगोला की राजधानी होता है। गेबोन की राजधानी कहाँ हो जाता है? तो गेबोन की राजधानी जो है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि गेबोन की राजधानी कहाँ हो जाता है। ध्यान तो कि गेबोन की राजधानी कहाँ हो जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया? क्या किया गया? आधिकारिक सरकारी भाषा जो है वो माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद किसमें? तो अनुच्छेद 343 में जो है इसे राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया। क्या किया गया? सम्मिलित किया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है द पॉवर्टी, ध्यान दीजिए, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द
पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाता है मेघानंद देसाई जी। तो इस पुस्तक के लेखक जो है मेघानंद देसाई जो है वो हो जाते हैं इस पुस्तक के लेखक, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है? तो मिलान करने वाला। ध्यान दीजिएगा कि ICSR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ध्यान दीजिए ICSR शुष्क बागवानी का जो मुख्यालय हो जाता है, संस्थान का मुख्यालय जो है वो कहाँ हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बीकानेर, यानी कि बीकानेर में इसका है। और ISCR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय आपको नागपुर में ही हो जाता है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इसका मुख्यालय कटक में हो जाता है। और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में हो जाता है। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपको कटक में, और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कि बागवानी किसकी, बागवानी की स्थापना, भारतीय बागवानी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1967 में हुई है। कब हुई है? 67 में हुई है। अगर बात किया जाए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है कब हुई है? तो 1976 में। कब? 1976 में इसकी स्थापना हुई है। अगर बात किया जाए कि दिल्ली स्थापित इसका मुख्यालय जो है, तो बागवानी का मुख्यालय जो है वर्तमान में जो है, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है कहाँ हो जाता है? बेंगलुरु में हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय जनगणना में भारत, क्या राष्ट्रीय जनगणना में भारत फिल इन द ब्लैंक के भीतर समूह की पहचान नहीं की जाती है। तो किसकी पहचान नहीं की जाती है? तो नृजातीय समूह की पहचान जो है भारत में नहीं की जाती है। क्या? नृजातीय समूह की पहचान जो नहीं होती है। अगर बात की जनगणना का कार्य, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत, किसके तहत? 1948 के तहत जो है वो किया जाता है। अगर बात किया जाए भारत में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो है जनगणना संघ सूची, जी हाँ, तो जनगणना संघ सूची का विषय है। क्या है? जनगणना जो है, ध्यान दीजिएगा, जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय हो जाता है। क्या होता है? संघ सूची का ये विषय हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? द रूट, ध्यान दीजिएगा, द रूट ऑफ एनिशियंट इंडिया, ध्यान दीजिएगा, द रूट ऑफ एनिशियंट इंडिया के लेखक जो है वो कौन हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है WA फेयर सर्विस, या तो WA फेयर सर्विस जो है इस बुक के लेखक हो जाते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जो है इसने कब लिखा था? तो 1971 में इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न जो है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह जो है किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये जो है महाभारत में कहा गया है। क्या कहा गया? महाभारत में कहा गया। महाभारत की बात की जाए तो महाभारत में जो श्लोकों की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा अधिक है। और इसको किसने, भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को, अर्जुन को जो है महाभारत के युद्ध के समय जो है क्या किया था? आपको श्लोक को दिया था। अगर बात किया जाए कि इसके श्लोकों के संग्रह को, क्या इसके श्लोकों के, महाभारत के श्लोकों के संग्रह को जो है क्या कहा जाता है? तो इसके श्लोकों के संग्रह को जो है सत सहस्त्र, ध्यान दीजिएगा, सहस्त्र जो है कहा गया है। क्या कहा गया? कहा गया। अगर बात किया जाए महाभारत के, जी तो महाभारत के मूल रचनाकार कौन है? तो महाभारत के मूल रचनाकार जो है आपको कौन हो जाते हैं? आपके वेद व्यास हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? वेद व्यास जो है इसके मूल रचनाकार हो जाते हैं। अगर बात किया जाए कि महाभारत में कुल 18 पर्व यानी कि 18 अध्याय है। कितने अध्याय है? 18 अध्याय आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो
मिल जाएगा। अगर बात किया जाए महाभारत का प्राचीन नाम, क्या नाम, महाभारत का प्राचीन नाम जो है आपको जय संहिता हो जाता है। क्या होता है, जय संहिता जो है महाभारत का मूल नाम हो जाता है। अगर इसके श्लोकों की संख्या की बात की जाए तो लगभग, ध्यान दीजिएगा कि इसके श्लोकों की संख्या जो है, अगर जय संहिता में श्लोकों की संख्या की बात की जाए तो 8800 है। कितने हैं, 8800 है। इसमें बाद में इसका नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है, भारत संहिता कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भारत संहिता कर दिया गया। और भारत संहिता में श्लोकों की संख्या जो है लगभग 24,000 है। कितने हैं, लगभग 24,000 जो है भारत संहिता में इसकी श्लोकों की संख्या हो जाती है। और जो महाभारत है, महाभारत में श्लोकों की संख्या जो है लगभग 1 लाख से भी अधिक है। कितना है, 1 लाख से भी अधिक जो है महाभारत में श्लोकों की संख्या हो जाती है। महाभारत में जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उल्लेख देखने को मिल जाता है। महाभारत विषय का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, महाभारत जो है विश्व का, कैसा, विश्व का सबसे बड़ा, क्या, सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो किसके द्वारा जो शक्ति प्रदान की गई है, तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर जो है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1881 के द्वारा जो है वो भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का जो है ये क्या मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि हिंदू, क्या, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प की रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया गया था। तो किस सर्प की रस्सी, तो वासुकी नाग, ध्यान दीजिएगा वासुकी नाग के द्वारा जो है रस्सी के रूप में, किसके रूप में, रस्सी के रूप में जो है समुद्र मंथन के समय जो है प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। अगर बात किया जाए समुद्र मंथन की कथा जो है भागवत पुराण में वर्णित है। किसमें पुराण वर्णित है, तो भागवत पुराण में जो है ये वर्णित है। किसमें, भागवत पुराण में वर्णित हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसी में समुद्र मंथन के दौरान जो है आपको क्या मिला था, पहले तो अमृत मिला था। क्या मिला था, अमृत मिला था। पहले विष मिला था। क्या मिला था, विष मिला था, जिसे हलाहल कहा जाता है, जिसे शंकर भगवान ने, क्या, शंकर भगवान ने जो है पिया था, जिसके कारण जो है उनका कंठ, क्या, उनका कंठ जो है क्या हो गया था, नीला पड़ गया था। कैसा पड़ गया था, नीला पड़ गया था। इसीलिए जो है सर्प को वो गले में क्या रखते हैं, लपेट के रखते हैं। उसके बाद जो है अमृत मिला था। क्या मिला था, अमृत मिला था। उसकी उसी प्रकार से अनेक प्रकार की चीजों की उत्पत्ति जो है क्या हुई थी, समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है ठुमरी गायन, तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है। तो ठुमरी गायिका जो है गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित हो जाती हैं, तो ये जो है बनारस के घराने से, क्या, बनारस घराने से जो है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जो है वो संबंधित हो जाती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। जो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला। और इसी, ध्यान दीजिएगा कि इसी बनारस घराने से जो है सितारा देवी, क्या, सितारा देवी भी संबंधित हो जाती है। क्या होते हैं, सितारा देवी भी संबंधित हो जाती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर जो है भील जनजाति। जो तो भील जनजाति जो है शरीर पर चित्र गुदवाने के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। क्या है, बहुत ही लोकप्रिय हो जाता है। अगर बात किया जाए भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति, क्या, सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है। क्या हो जाती है, सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है। जो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहले राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। उसके बाद जो है आपको छत्तीसगढ़ में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, इन जगहों पे जो है आपको भील जनजाति देखने को मिल जाएगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत जलवायु है, मृत ज्वालामुखी है। तो कौन सा एक जो है मृत ज्वालामुखी है, तो इसका राइट आंसर जो है माउंट पोपा। ध्यान दीजिएगा माउंट पोपा जो है एक मृत ज्वालामुखी हो जाता है। क्या होता है, मृत ज्वालामुखी हो जाता है। अगर बात किया जाए माउंट फ्यूजियामा, ध्यान दीजिए माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, क्या, माउंट एटना और
स्ट्रोमली ये जो है जागृत, क्या हो जाता है, जागृत ये ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी। अगर बात किया जाए माउंट पोपा है कहाँ, तो माउंट पोपा जो है म्यांमार में है। कहाँ है, म्यांमार में जो है ये माउंट पोपा हो जाता है। माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो कहाँ हो जाता है, जापान में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, जापान में जो है माउंट फ्यूजियामा होता है। माउंट एटना जो है वो कहाँ है, इटली में है। कहाँ है, इटली में जो है माउंट एटना हो जाता है। अगर बात किया जाए स्ट्रोम्बली कहाँ है, तो स्ट्रोम्बली जो है इटली के ही, जी हाँ, तो इटली के ही सिसिली, क्या, सिसिली द्वीप पर स्थित है। कहाँ है, सिसिली द्वीप पर स्थित है। अगर बात किया जाए स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी को जो है क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ जो है इसी ज्वालामुखी को जो है कहा जाता है। अगर बात किया जाए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपको कोटोपैक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोटोपैक्सी जो है ये क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इक्वाडोर के दक्षिण भाग में स्थित है। अगर बात किया जाए भारत में बैरन ज्वालामुखी, क्या है, बैरन ज्वालामुखी जो है भारत का, वो क्या है आपका, जागृत ज्वालामुखी है। कैसा है, जागृत ज्वालामुखी हो जाता है। अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में ये स्थित है। क्या है, अंडमान के पूर्व में ये स्थित हो जाता है। अगर बात किया भारत में नारकोडम, ध्यान दीजिएगा, नारकोडम क्या नाम है, नारकोडम ज्वालामुखी जो है वो क्या है, मृत ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ये जो है आपको ध्यान दीजिएगा, खांग चेन चेनदगोजोज जोगा, ये जो है आपको सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या हो जाता है, आपका आरक्षित जीव हो जाता है। अगर बात किया जाए इसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कंचनजंगा, ध्यान दीजिएगा कि कंचनजंगा के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। अगर बात किया जाए भारत में कुल 18 जैव मंडल है। कितने हैं, 18 जैव मंडल हो जाते हैं। कितने जैव मंडल हैं, 18 जैव मंडल जो है भारत में कुल हो जाता है। भारत का पहला जैव मंडल जो है वो नीलगिरी क्षेत्र है। क्या है, नीलगिरी क्षेत्र जो है वो पहला भारत का जैव मंडल क्षेत्र हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है क्या है, मन्नार की खाड़ी है। क्या है, मन्नार की खाड़ी जो है सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यात को सामना करना पड़ता है। तो किसका सामना करना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर जो है विदेशी बाजारों में, ध्यान दीजिए, विदेशी बाजारों में लोचदार मांग की सामना करना पड़ता है, तब जो है उसका अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा अधिक किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो किस अवधि के पश्चात जो है किया जाता है, तो हर 5 वर्ष के बाद जो है क्या कहता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और ये जो है कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगर बात किया जाए भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। क्या है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और वित्त आयोग जो है अर्ध न्यायिक, कैसा है, अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय हो जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष और 4 अन्य सचिव क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, यानी कि ये वाक्य जो है, ये कथन जो है किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर जो है जिन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने, जी हाँ, तो इसे जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है कहा था। क्या कहा था, ये कथन कहा था। और इसको जो है 1936 में, कब कहा था, 1936 में जो है 1936 में आपके लखनऊ अधिवेशन में, किसमें, लखनऊ अधिवेशन में जो है इसे कहा था। कहाँ कहा था, लखनऊ अधिवेशन में जो है इस कथन को कहा था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, नील आयोग यानी कि इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, यानी कि नील आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो है WS सीटन कौर, ध्यान दीजिएगा, WS सीटन कौर जो है वो कौन थे, आपके नील आयोग के अध्यक्ष थे। क्या थे,
नील आयोग के अध्यक्ष थे। अगर बात किया जाए नील आयोग यानी कि इंडिगो कमीशन की स्थापना जो है 1860 में हुई थी। कब हुई थी? 1860 में हुई थी। और नील विद्रोह यानी कि नील आंदोलन भी जो है 1859 क्या 1859 और 60 में ही प्रारंभ हुआ था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से सुमेलित नहीं यानी कि गलत सुमेलित को चूज करना है, तो इसका राइट आंसर गलत क्या हो जाएगा? तो 1930 में जो है असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, बल्कि असहयोग आंदोलन जो है आपको कब हुआ था? 1 अगस्त क्या 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। और अगर बात किया जाए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है हुई थी। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि मैच करना है। क्या करना है? मैच करना। तो इसके अनुसार जो है ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार जो है वो क्या हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि बसंत। क्या? बसंत जो है क्या होता है? बसंत अगर बात किया जाए तो बसंत जो है आपको किस में? चैत्र में हो जाता है। क्या होता है? चैत्र से बैसाख में हो जाता है। ग्रीष्म जो है जेठ से आषाढ़ में हो जाता है। क्या होता है? जेठ से आषाढ़ में हो जाता है। वर्षा जो है क्या? वर्षा जो है सावन और भादो हो जाता है। शरद जो है क्या? शरद जो है आश्विन और कार्तिक में हो जाता है, जो कि हिंदी महीने के अनुसार हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारत में, जेहेतु भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो कितने दिनों में जो है ये पूरी करनी होगी? तो इसका राइट आंसर जो है 180 दिनों में जो है इसे पूरी करना आवश्यक है। क्या है? 180 दिनों में इसे पूरा करना आवश्यक है, जिसे जो है 2016 में क्या 2016 में जो है लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है 10 साल तक जो है अधिवक्ता के रूप में सेवा क्या करना चाहिए? प्रदान करना चाहिए। तभी जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो इसे जो है ज्ञात करने का जो सिंपल फॉर्मूला है वो हो जाता है राज्य की जनसंख्या। क्या होता है? राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागा 1000। ये जो है इसका क्या हो जाता है? आपको बहुत ही आसान सा फॉर्मूला हो जाता है। अगर बात किया जाए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, क्या? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वहन करेगा? तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 74 के ए में जो है यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी किसी प्रकार के सहायता के लिए जो है प्रधानमंत्री से क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है। क्या कर सकता है? ले सकता है। अगर उसी प्रकार से बात किया जाए अनुच्छेद 77 क्या? अनुच्छेद 77 के अनुसार जो है भारत के समस्त कार्यपालिका कृत का राष्ट्रपति के नाम किया गया है। क्या किया गया है? समस्त कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 78 की, किसकी? अनुच्छेद 78 की, तो इसके तहत जो है राष्ट्रपति को, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। क्या है? सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 108 की, किसकी? 108 की, तो इसके तहत जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को
संयुक्त क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, क्या बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन जो है इसके तहत बुलाएगा। अनुच्छेद 111 के तहत, किसके तहत, 111 के तहत जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को स्वीकार करेगा, क्या करेगा, विधेयक को स्वीकार करेगा, क्या करेगा, स्वीकार जो है 111 के तहत करेगा। अगर 123 की बात की जाए तो 123 जो है अध्यादेश है, क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 123 में जो है क्या किया गया है, वर्णित किया गया। अगर बात किया जाए इसी प्रकार से कि 74 अनुच्छेद 74 का 2 यानी कि बी जो है किसके लिए है, तो इस ये जो है किसी न्यायालय की जांच नहीं की जाएगी, क्या, किसी न्यायालय की जांच नहीं की जाएगी। क्या मंत्री राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या ना दी, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मंत्री से सलाह ले सकता है या फिर नहीं भी ले सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का जांच नहीं होगा, क्या, जांच नहीं होगा। ये जो है अनुच्छेद 74 में किया गया। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 75 का ए, क्या, 75 का ए में, तो इसमें जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, क्या, प्रधानमंत्री यानी कि पीएम की नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, क्या करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति जो है वो पीएम की सलाह पर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, हुआ हुआ आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणता कौन था, तो हुआ हुआ आंदोलन के प्रेरणता जो है वो कौन था, तो हुइंग फूसो, क्या नाम है, हुइंग फूसो जो है इसके आंदोलन के प्रेरणता थे। ये आंदोलन हुआ कब था, तो 1939 ईस्वी में। कब हुआ था, 1939 ईस्वी में जो है ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था और सबसे अधिक प्रभाव जो है मेकोंग डेल्टा में हुआ था। इसका प्रभाव जो है सबसे ज्यादा मेकोंग डेल्टा में, कौन सा डेल्टा में, मेकोंग डेल्टा में इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था, जो आपको लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है, तो एशिया का मरीज के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है, तो एशिया का मरीज जो है अगर बात किया जाए तो ये जो है आपको किन्हें, चीन कहा जाता है, क्या, चीन को कहा जाता है। और यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है, क्या कहता है, यूरोप के मरीज को, यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, क्या, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो कब हुई थी, तो 1900, ध्यान दीजिएगा 1900, कब, 1921 ईस्वी में जो है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32, क्या, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार का रिट जारी की जा सकती है, तो ये जो है 5 प्रकार के रिट जारी की जा सकती है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रिट जारी की जा सकती है, किसके अनुसार, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार जो है जारी की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन की बात की जाए तो यहाँ पे डी कथन जो है असत्य है, यानी कि कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो है लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, ये सही है। भारत में लिपि का विकास परंपरा में ब्राह्मणी लिपि से प्रस्थान बिंदु माना जाता है, ये भी सही है। हिंदी, गुजराती, मराठी एवं बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नगरी लिपि से हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के, जी हाँ, तो प्रत्येक राज्य के प्राथमिक स्तर पर, जी हाँ, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं में व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा, तो इसका जो है किसमें, अनुच्छेद 350 के क में, जो तो 350 के क में यह वर्णित है कि किसी भी बच्चे को जो है क्या कहा जाएगा, प्राथमिक शिक्षा जो है ध्यान दीजिएगा मातृभाषा में दिया जाना क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए किसकी, अगर बात किया जाए 348 की, किसकी बात की जाए, 348 अनुच्छेद की, तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय आदि के भाषा की, क्या, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा का क्या गया है, अनुच्छेद में वर्णित किया गया। 349 की बात की जाए, किसकी, 349 की, तो इसमें जो है भाषा से संबंधित कुछ नियम, क्या, कुछ नियम
जो है वर्णित किया गया है। उसी प्रकार से अगर बात किया 350 की, तो 350 का क क्या है, 350 का क जो है वो क्या है, आपको किससे वर्णित किया गया है, इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा हो जाता है 350 का क। अगर 350 का ख की बात की जाए, क्या किया जाए, ख का बात किया जाए, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकार है, क्या है, विशेष पदाधिकार हो जाएगा। 351 क्या है, तो 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए, क्या, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष प्रावधान दिया गया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अनुसार जो है आपको 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1943 में प्रभावी हुआ, ये जो कथन जो है आपका गलत है, क्या है, गलत है। बल्कि 15 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, ये 73वां संविधान संशोधन जो है 24 अप्रैल को, कब, 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल 1993 को, कब, 1993 को जो है प्रभावित हुआ था। इसके अलावा जो है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग से एक अभिन्न अंग है, ये सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, ये भी सही है। भारतीय संविधान के अनुसार 243 जी उसका महत्व को क्या करता है, बयान करता है, क्या करता है, उसके महत्व को जो है बयान करता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो योजना अवकाश की अवधि की अगर बात किया जाए तो 1967 से लेकर 1970 तक जो है योजना अवकाश था, क्या था, योजना अवकाश था। जो कि अगर बात किया जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 1956, क्या 1956 से क्या हुआ था, 1956 से 61 तक हुआ था, क्या हुआ था, 161 तक हुआ था। इनमें भारी मशीनों का क्या किया गया, स्थापना पर बल दिया गया था। उसके बाद जो है क्या किया गया था, 1967 से 70 तक जो है योजना अवकाश लाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों के अनुसार जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर स्थापना पर बल दिया गया था, ये भी आपका सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था, तो ये भी आपका सही है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था, क्या कर लिया था, असम को हड़प लिया था। तो किसके परिणाम स्वरूप जो है हड़प लिया था, तो इसका राइट आंसर जो है ध्यान दीजिए याडाबू की संधि, किसके फलस्वरूप, याडाबू के फलस्वरूप जो है असम को क्या कर लिया था, हड़प लिया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो कौन सा एक जो है आपका सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपके इसमें एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष होता है, क्या होता है, पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जो आप लोग के लिए सही है। अगर बात किया जाए इसका पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है, पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च, क्या, ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और उसी के स्थान पे जो है नीति आयोग को लाया गया, क्या किया गया है, नीति आयोग को जो है वो लाया गया। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ जो है कौन है, बीबी आर सुब्रमण्यम है, कौन है, बीबी आर सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में नीति आयोग के क्या हो जाते हैं, आपके क्या हो जाते हैं, सीईओ हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर के दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो दांडी गुजरात के किस जिले में हो जाता है। तो दांडी की अगर बात किया जाए तो दांडी जो है नवसारी जिले में हो जाता है, कहाँ हो जाता है, नवसारी जिले में जो है ये दांडी हो जाता है। अगर बात की जाए दांडी मार्च की शुरुआत जो है 12 मार्च, क्या, 12 मार्च 1930 को हुआ था, क्या हुआ था, 1930 को हुआ था। इसमें शुरुआत में जो है 78 समर्थक थे, कितने समर्थक थे, 78 समर्थक थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, कहाँ से, साबर, ध्यान दीजिएगा, साबरमती आश्रम से लेकर के कितने, 384 किलोमीटर तक, कितने, 384 किलोमीटर तक जो है ये क्या किया था, आपको दांडी मार्च किया था। अगर बात किया जाए इसमें 24 दिन, कितना दिन लगा था, 24 दिन
लगा था, जो कि 5 अप्रैल क्या होता है 5 अप्रैल 1930 को जो है दांडी गांव पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को जो है क्या हुए थे, दांडी गांव पहुंचे थे। और वहां जो है नमक बना करके, क्या बना करके, नमक बना करके जो है क्या किया था, नमक कर को उल्लंघन किया था। क्या किया था? नमक कर को उल्लंघित कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उर्वरक क्रांति का कौन सा रंग से संबंधित है? उर्वरक क्रांति की अगर बात किया जाए तो उर्वरक क्रांति जो है भूरे से हो जाता है। किससे हो जाता है? भूरा क्रांति से जो है संबंधित हो जाता है। अगर बात किया जाए हरित क्रांति की, किसकी? हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो किससे हो जाता है? खाद्यान्न उत्पादनों से। क्या है? खाद्यान्न, जिसमें जो है गेहूं की उत्पादन का सबसे अधिक इस पर क्या हुआ था, प्रभाव पड़ा था। गेहूं, किसमें? गेहूं के उत्पादन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। अगर बात किया जाए श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको दुग्ध से हो जाता है। क्या होता है? दुग्ध से जो है हो जाता है। अगर बात किया जाए पीली क्रांति, किसकी? पीली क्रांति का संबंध, तो पीली क्रांति का संबंध जो है आपको खाद्य तेल के उत्पादन से हो जाता है। क्या होता है? खाद्य तेल के उत्पादन, यानी कि तिलहन फसल से हो जाता है। नीली क्रांति, कौन सी क्रांति? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है आपको मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा, क्या हो जाता है? झींगा मछली के उत्पादन से हो जाता है। अगर बात किया जाए रजत क्रांति, कौन सी क्रांति? रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? तो रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से हो जाता है। किससे हो जाता है? अंडा उत्पादन से हो जाता है। सुनहरी क्रांति का संबंध अगर की बात की जाए तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो है बागवानी से हो जाता है। किससे होता है? बागवानी से जो है आपको सुनहरी क्रांति का संबंध हो जाता है। अगर बात किया जाए गोल क्रांति, कौन सी क्रांति थी? एक महत्वपूर्ण गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? तो ये आलू से हो जाता है। किससे हो जाता है? आलू से हो जाता है। अगर बात किया जाए स्वर्ण, नहीं तो स्वर्ण रेशा क्रांति, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जो है जूट से हो जाता है। किससे होता है? जूट से हो जाता है। अगर बात किया जाए कि रजत रेशा, क्या रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जो है कपास से हो जाता है। क्या होता है? कपास से हो जाता है। अगर बात किया जाए कि लाल क्रांति, कौन सी क्रांति? लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर से है। क्या है? टमाटर से जो है लाल क्रांति का संबंध हो जाता है। अगर बात किया जाए हरित सेना क्रांति, क्या है? हरित क्रांति अलग है और हरित सेना क्रांति अलग है। ये जो है आपके बांस उत्पादन से संबंधित होता है। किससे? बांस उत्पादन से हो जाता है। एक और है इंपॉर्टेंट आपके धूसर क्रांति। क्या है? धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो धूसर क्रांति का संबंध जो है आपको सीमेंट उत्पादन से हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबी सड़क सहरेल पुल का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम जो है बोगीबिल ब्रिज। क्या है? बोगीबिल ब्रिज जो है ये क्या करता है? आपको असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला रेल और सड़क का पुल होता है, जाता है रेल और सड़क का पुल हो जाता है। इसका लंबाई ध्यान दीजिएगा, इसका लंबाई जो है 4.94 किलोमीटर। कितना है? 4.94 किलोमीटर जो है ये हो जाता है। ये असम के डिब्रूगढ़, क्या क्या नाम है आपको? डिब्रूगढ़ से लेकर के, कहाँ से? डिब्रूगढ़ से लेकर के आपको कहाँ तक, ये कहाँ तक जोड़ती है? तो ये जो है बोगीबिल, ध्यान दीजिएगा, डिब्रूगढ़ से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनी बोगीबिल इसको पुल नाम से जानता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर लगभग कम है? क्या है? लगभग कम है, यानी कि दर जो है वो कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि शिशु मृत्यु दर जो है वर्तमान में, क्या वर्तमान में 17 प्रति हजार है। क्या है? 17 शिशु की मृत्यु प्रति हजार पे होती है। अगर बात किया सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल ही होता है। क्या होता है? सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो है वो कौन सा हो जाता है? केरल होता है। इसकी शिक्षा दर जो है सबसे अधिक है और उच्च जीवन स्तर जो है केरल का ही है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल में ही देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और सीरी के किले का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, सीरी के किले का निर्माण जो है 1303 ईस्वी ने किसने करवाया था? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और 1303 ईस्वी में ही जो है आपके मुख्य सेना
चित्तौड़ अभियान में गए थे। क्या गए थे? चित्तौड़ अभियान में गए थे, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1303 ईस्वी में जो है आपको चित्तौड़ पर किसने विजय प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? तो वन नीति का संशोधन की अगर बात किया जाए तो 1988 में जो है इसका संशोधन किया गया। क्या किया गया है? 1988 में जो है इसका संशोधन किया गया। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है एक बूंद, ध्यान दीजिएगा, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले, जहां तो साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है, यह द्रव की बूंद दाब अधिक मान P1 व साबुन के बुलबुले का दाब अधिक मान P2 हो तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2P, ध्यान दीजिएगा, 2P बराबर P, ध्यान दीजिएगा 2P1 बराबर P2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूह के गुण में मेल खाता है? तो किन में समूह में मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर जो है समूह ए, ध्यान दीजिएगा, समूह ए और समूह 17 के गुण में लगभग मेल खाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा संग्रह करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा संग्रह करने के लिए जो है आपके संधारित्र, ध्यान दीजिएगा, संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? संधारित्र का प्रयोग जो है वो किया जाता है। यहाँ पे बैटरी भी हो सकता था, लेकिन बैटरी का जो मूल नाम है वो संधारित्र ही है। अगर बात किया जाए कि इसे जो है आवश्यकता के अनुसार जो है क्या कहता है, ऊर्जा जो है वो क्या कहता है आपको, इसमें ऊर्जा संग्रह किया जाता है। अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है उस समूह की पहचान कीजिए जिसने आने वाले पादपों की शरीर संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। क्या कहता है? शैवाल कहा जाता है। और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। क्या होते हैं? जलीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, यानी कि थैलोफाइटा। क्या होता है? थैलोफाइटा हो जाता है। थैलोफाइटा के समूह के पादप शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होते। क्या होते हैं? जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता। अगर बात किया जाए टेरिडोफाइटा, क्या टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में संवहन के लिए विशेष उत्तक होने के अलावा पौधे में शरीर में जड़, तना और पत्ती में विभाजित होते हैं। अगर बात किया जाए ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा जो है छोटे स्थलीय पौधे हैं। क्या है? छोटे स्थलीय पौधे हो जाते हैं, जो कि पादप को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। क्या कहता है? पादप वर्ग का इसे उभयचर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं? तो ये जो है आपके न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं। क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगर बात किया जाए कि समान परमाणु क्रमांक परंतु द्रव्यमान, क्या परमाणु द्रव्यमान परमाणुओं के समस्थानिक होते हैं। क्या होता है? परमाणु के समस्थानिक होता है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व जो है पोलोनियम हो जाता है। क्या होता है? पोलोनियम जो है सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक होता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया, ध्यान दीजिएगा, फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। क्या होता है? फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। फाइलेरिया रोग जो है ब्रैनकाइटिस, ध्यान दीजिएगा, ब्रैन को फाइट नामक कृमि से होता है। क्या होता है? ब्रैन को फाइट नामक कृमि से जो है ये फाइलेरिया रोग होता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रोग को हाथी पाँव भी कहा जाता है। क्या? फाइलेरिया रोग को जो है हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है धमनियां छोटी नालियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुंचने पर वे फिल इन द ब्लैंक नामक अत्यंत पतली नालियों में विभाजित हो जाती है। तो किन में? तो कोशिका नामक अत्यंत पतली नालियों में क्या हो जाती है? ये विभाजित हो जाती है। अगर कोशिका की खोज की बात की जाए तो कोशिका की खोज जो है आपके ल्यूवेन हॉक ने, किसने? ल्यूवेन हॉक ने जो है कोशिका की खोज की है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए क्या, अगर बात किया जाए हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिकाओं को जो है शिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिरा कहा जाता है। और रक्त वाहिनियों को हृदय से शरीर की ओर, ध्यान दीजिएगा, शरीर से हृदय की ओर शिरा ले जाता है और हृदय से शरीर की ओर जो है धमनी लेके जाता है। कौन लेके जाता है? धमनी लेके जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है ब्लड कैंसर
को, ध्यान दीजिएगा, ब्लड कैंसर को आमतौर पे किस नाम से जाना था? ब्लड कैंसर को जो है आमतौर पे ल्यूकीमिया के नाम से जाना था। किस नाम से? ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। कर्क रोग कैंसर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्क रोग का संबंध जो है कैंसर से होता है। किससे होता है? कैंसर से हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए एनीमिया रोग जो है, एनीमिया रोग में जो है आपको क्या होता है? लौह की कमी होती है। क्या होती है? लौह की कमी हो जाती है। अगर बात किया जाए हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया जो है स्त्री द्वारा पुरुष में फैलता है। क्या होता है? स्त्री द्वारा पुरुषों में फैलता है और ये जो है अनुवांशिक रोग हो जाता है। कैसा होता है? अनुवांशिक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव, ध्यान दीजिएगा, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो है 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है। अगर बात की जाए मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। लेकिन आपके बच्चों में यानी कि शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। कितनी होती है? 300 होती है। ध्यान, तो अगर बात की जाए सिर में कुल संख्याओं की संख्या, कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सिर में कुल हड्डियों की संख्या जो है वो कितना होता है? 8 होता है। कपाल में क्या होता है? कपाल में 14 होता है। चेहरा में 6 होता है। कान में और 1 होता है गले में। क्या होता है? 1 होता है गले में। अगर बात की जाए रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या जो है वो कितनी होती है? रीढ़, ध्यान दीजिएगा कि रीढ़ में, किसमें? रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 33 हो जाती है। अगर बात किया जाए पसलियों की कुल संख्या, किसकी? पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की कुल संख्या जो है आपको 24 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शल्य होता है। क्या होता है? किसमें शल्य होता है? तो किसमें जो है शल्य होता है? तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि आपके पीसीज, किसमें? पीसीज और सरीसृप में जो है आपको सल्क देखने को मिलता है। सल्क यानी कि जिसको क्या कहते हैं आपको, जैसे मछलियों में चोया पाया जाता है उसी प्रकार से सरीसृप और पीसीज में जो है सल्क पाया जाता है। क्या पाते हैं? सल्क पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। क्या? निम्नलिखित कथन दिए गए, तो इनमें कौन सा कथन जो है सत्य है? तो दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। वैश्विक तापन मानव गतिविधि मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकाल तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। और वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन के कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के गंभीर खतरे उत्पन्न करता है। तो ये जो है आपके तीनों, दोनों कथन जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया था? तो अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग जो है ध्यान दीजिएगा हृदय रोग के उपचार के लिए, किसके लिए? हृदय रोग के उपचार के लिए जो है किया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तुम्हारे अगले प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है? मानव शरीर के पीएच रेंज की अगर बात किया जाए तो 7.3 से लेकर के 7.45 तक होता है। कितना होता है? 7.35 से लेकर के 7.45 जो है मानव शरीर का क्या होता है? रेंज होता है। अगर रक्त की बात की जाए तो 7.4, क्या? रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। अगर बात की जाए नींबू, किसकी? नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 से लेकर के 2.4 होता है। अगर बात किया जाए किसकी? नींबू के बाद अगर सिरका की बात की जाए, किसकी? सिरका की बात की जाए तो सिरका का पीएच मान जो है 2.4 से लेकर के कितना होता है? 2.4 से लेकर के 3.4 तक होता है। अगर शराब क्या बात की जाए, शराब के पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान जो है आपको 2.8 से लेकर के 3.8 तक होता है। कितना होता है? 3.8 तक होता है। अगर टमाटर का, किसका? टमाटर का पीएच मान बात किया जाए तो टमाटर का पीएच मान जो है 4 से लेकर के, क्या? 4 से लेकर के 4.4 तक होता है। अगर मानव मूत्र, ध्यान दीजिएगा, मानव मूत्र के पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से लेकर के 7.4 होता है। अगर मानव लार, किसका? मानव के लार का पीएच मान का बात की जाए तो मानव के लार का पीएच मान जो है 6.5 से लेकर के 7.5 होता है। मानव
आपके रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 यानी कि 7.3 से लेकर के 7.5 तक होता है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, तो विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करने के लिए जो है विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए फोटो सेल, किसका? ध्यान दीजिएगा, फोटो सेल का प्रयोग जो है आपको, ध्यान दीजिएगा, सूर्य ऊर्जा यानी कि प्रकाश ऊर्जा को, किसको? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बैटरी, बैटरी जो है आपको रासायनिक, क्या हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग जो है विद्युत ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करता है। मोमबत्ती का प्रयोग जो है आपको, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा से, क्या? रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से ताप, क्या हो जाता है आपको? ताप और प्रकाश ऊर्जा में, किसमें? ताप और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2-8 युक्त तत्वों की समूह को पाते हैं। तो किस समूह को पाते हैं? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? 18 समूह, क्या हो जाते हैं? समूह 18 पाते हैं। ये जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-18 है, तो वो क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस हो जाएगा, जो कि क्या नोबेल गैस के नाम से भी जाना था। किसने? नोबेल गैस के नाम से भी जाना था। नोबेल गैसों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में नोबेल गैसों की संख्या जो है वो 6 है। कितनी है? 6 है। 6 में से कौन कौन रहता है? पहला है हीलियम, क्या है? हीलियम। दूसरा है आर्गन, दूसरा है, तीसरा है आपको है ना हीलियम नियॉन आर्गन, क्या? हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, क्या होता है? जेनॉन और रेडॉन। ये जो है आपके क्या होता है? आपके हो जाते हैं अक्रिय गैस। अगर बात किया जाए वर्तमान में वर्ग की संख्या कितनी है, तो वर्ग की संख्या जो है आपको कमेंट करके बताना कि वर्ग की संख्या कितनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी पर से मुक्त होने की घोषित किया गया है? तो मुक्त होने की घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है आपको पोलियो मुक्त होने का जो है भारत को घोषित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? भारत को घोषित कर दिया गया है। अगर बात किया जाए पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन साल्क ने जो है क्या किया था? पोलियो के टीके की खोज किया था, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पोलियो के वैक्सीन का विकास जो है जॉन साल्क ने, किसने? जॉन साल्क ने जो है 1952 में किया था। कब किया था? 1952 में किया था। और जो है 1962 में, क्या? 1962 में अल्बर्ट साबिन ने किया था। कब किया था? 1962 में जो है अल्बर्ट साबिन ने जो है इसे किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? प्रेरित धारा, ध्यान दीजिएगा, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली, ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली की गति की दिशा होती है। तो कुंडली की गति की दिशा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी। क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी। तो प्रेरित धारा का मान जो है क्या हो जाएगा? उच्चतम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो कौन सा जो है पशु हार्मोन हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है इंसुलिन। ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन जो है वो पशु हार्मोन के नाम से जाना था। किस नाम से? पशु हार्मोन के नाम से जाना था। मानव शरीर के अग्नाशय में, किसने? अग्नाशय, ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय में जो है बी कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्रवण होता है। क्या होता है? इंसुलिन का स्रवण होता है। अगर बात करें इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बैटिंग, ध्यान दीजिएगा कि बैटिंग और बेस्ट ने, किसने? बैटिंग और बेस्ट ने जो है इंसुलिन का सबसे पहले खोज किया था। इंसुलिन रक्त को ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। अगर बात की जाए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है 80 से लेकर 120 mg और 100 ml, क्या 100 ml में होता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंसुलिन की कमी से जो है हाइपोथैलेमिस रोग होता है। क्या होता है? क्या होता है? हाइपोथैलेमिसीमिया रोग जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है, जिसे किस नाम से? मधुमेह रोग से जाना जाता है। क्या जानता है? मधुमेह नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है रिकाम, ध्यान दीजिएगा, रिकाम्बिनेट्स डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई। तो किसमें संभव हुई? तो डीएनए के अंगुली
मुद्रण में, किसमें, डीएनए का अंगुली मुद्रण में जो है ये टेक्नोलॉजी क्या हुआ था, विकास हुआ था, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जीमेल। जी हाँ, तो जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल का जवाब में केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, इसका राइट आंसर रिप्लाई का प्रयोग होता है। क्या होता है, रिप्लाई का प्रयोग होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में जो है वो मैच करना है। क्या करना है, मैच करना है। तो इसके अनुसार जो है मैच क्या हो जाएगा, तो कुनैन, जो कुनैन जो है मलेरिया के उपचार में सहायक होता है। क्या होता है, मलेरिया के उपचार में सहायक होता है। आपको ध्यान दीजिएगा कि क्रोसिन, क्रोसिन जो है ज्वार में, किसमें, ज्वार के में सहायक होता है। और एविल जो है, तो एविल जो है नींद के लिए होता है। क्या होता है, नींद के लिए सहायक होता है। और कंपोज जो है एलर्जी के लिए सहायक होता है। क्या होता है, कंपोज जो है आपको, सॉरी यहाँ पे एविल जो है, ध्यान दीजिए, एविल जो है एलर्जी के लिए हो जाएगा और कंपोज जो है नींद के लिए हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। कुनैन जो है आपको मलेरिया में होता है, क्रोसिन जो है ज्वर में होता है, एविल जो है एलर्जी में होता है, कंपोज जो है नींद में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना है। तो वह न्यूनतम संभावित तापमान जो है क्या हो जाएगा, -273.05, क्या, -273.15 जो है ये क्या होता है, आपको इसके नीचे जो है क्या होता है, पदार्थ ठंडा नहीं होता। इसे परम शून्य तापमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि केल्विन पैमाने पर इसे जो है 0 केल्विन लिखते हैं। कितने लिखते हैं, 0 केल्विन लिखा जाता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए केल्विन ताप जो है, केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम, क्या कहते हैं, परम, ध्यान दीजिएगा, परम ताप कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है द्विधारी बाइनरी 111 का निरूपित करता है। तो किसे निरूपित करता है, तो 7 को निरूपित करता है। कैसे करता है, 7 को जो है निरूपित करता है। तो इसका निकालने का सिंपल फॉर्मूला है 7 को विभाजित विभाजित कीजिए 2 से। अगर जो है रिमाइंडर बचा, क्या रिमाइंडर बचा तो यहाँ लिखना है, नहीं बचेगा तो नहीं लिखना है। तो 2 को विभाजित कर तो रिमाइंडर 1 बचेगा। कितना आएगा, 3, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आपको रिमाइंडर 1 बचेगा। तो फिर आएगा कितना, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे अगर फिर रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो 1 1 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो 1 1 1 जो है 7 का क्या हो जाएगा, आपका द्विधारी पत्ती में लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण, ध्यान दिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में जो है आपको केवलर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया जाता है, केवलर का प्रयोग किया जाता है, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कौन सी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो आपका ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसके अलावा जो है रेडियो, अवरक्त, परावैंगनी, ये तीनों तीनों जो है आपके क्या हो जाते हैं, आपको विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाता है। ध्वनि जो है आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा है, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाता है। क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाता है। तो ये था हमारा 75 जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन। जी हाँ, तो जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आप लोगों को मिल सके। आज के इस सेट के बाद हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 5। जी हाँ, तो सेट नंबर 5 करने वाले हैं जो कि जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।